नमस्ते बच्चों। तो आज हम जो चैप्टर बात करने वाले हैं वो है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन चैप्टर के अंदर मेनली इसके अंदर चार हिस्से हैं, कंपोनेंट्स हैं। चार कंपोनेंट में पहला कंपोनेंट जो यहाँ पर आता है वो है डाईहाइड्रोजन, माना H2 जिसे हम हाइड्रोजन गैस कहते हैं। दूसरा हो गया इसमें हाइड्राइड्स, तीसरा हो गया वाटर और चौथा हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दैट इज़ H2O2। ठीक है, तो आज के लिए जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वाटर। तो अभी वाटर अभी क्या होता है इसमें मैं आपको क्या बताऊं। इट्स ऑब्वियसली एवरीबडी नोज़ 71% से भी ज़्यादा हिस्सा हमारे पूरे जो अर्थ का है वो पानी से भरा हुआ है, जिसमें से 97.33% जो है वो पूरा खारा पानी है, मतलब सी वाटर है। और रिमेनिंग जो है वो या तो मतलब रिवर वगैरह के फॉर्म में अवेलेबल है पीने लायक, या तो फिर वो आइसबर्ग्स के फॉर्म में है। बहरहाल इसके ऊपर आपके जो MCQs वगैरह वो सब नहीं आते, तो जो MCQ वाली बातें हैं मैं सीधा उसी के ऊपर आता हूँ। बाकी की बातें आप NCERT से रीड कर सकते हैं और कुछ नहीं समझे तो आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, सो आई विल कम टू द क्विकली टू द पॉइंट नाउ। एज़ यू नो दैट वाटर की जो अनयूजुअल प्रॉपर्टी होती है, मतलब जैसे कि अगर हम बात करें तो एक सिंपल सी मैं यहाँ पर एक चीज़ लेता हूँ। मुझे आप ये बताइए कि H2O, H2S और H2 से बराबर है। तो इनमें से जो और इनफैक्ट H2 भी ले लेते हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होना चाहिए। तो बॉइलिंग पॉइंट का एक सीधा आधार होता है मोलार मास को लेकर। सीधा नियम है, जिसकी मोलार मास ज़्यादा होगी जनरली उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर H2 की बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, मतलब मोलिकुलर मास सबसे ज़्यादा है, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट सर्वाधिक होनी चाहिए। इससे कम H2 की होनी चाहिए, मतलब हाइड्रोजन सेलेनाइड। इससे कम हाइड्रोजन सल्फाइड की, और सबसे कम मोलार मास जो है वो H2O का है। इसके लिए इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे कम आनी चाहिए। लेकिन मज़े की बात देखिए, H2S जो है वो रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में है, जबकि छोटे छोटे न्यूबॉर्न बेबीज़ भी जानते हैं कि वाटर जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है। इसका मतलब साफ है कि वाटर की बॉइलिंग पॉइंट H2S से ज़्यादा है। इनफैक्ट वाटर की बॉइलिंग पॉइंट इन सबसे ज़्यादा है। तो ये सही है कि H2 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है H2 से मतलब हाइड्रोजन सेलेनाइड से, हाइड्रोजन सल्फाइड से। लेकिन वाटर जो है वो उनसे भी सबसे आगे निकल गया, दैट इज़ यहाँ पर हम लिखेंगे H2O। मतलब डिस्पाइट ऑफ द लीस्ट मॉलिकुलर मास, इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा है। ये ऑर्डर सबको क्लियर होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो H2O जो है वो आना इधर चाहिए था, लेकिन आ इधर रहा है, मतलब इधर H2S के पीछे आना चाहिए था, लेकिन इधर सबसे आगे। क्यों सबसे आगे? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो होपफुली ये बातें आपको क्लियर है एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लेकर। ओके, सो अनयूजुअल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर इज़ ड्यू टू द एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हम बात करें उसके ऑर्डर के बारे में, तो अभी अभी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में आइस क्रिस्टल्स इन द हेक्सागोनल फॉर्म। तो जिनका सॉलिड स्टेट हुआ है वो जानते हैं कि हेक्सागोनल फॉर्म क्या होता है, जिनका नहीं हुआ है वो वेट एंड वॉच। लेट्स सी, सॉलिड स्टेट का अंदर अलग अलग तरह के शेप्स होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सो एज ऑफ नाउ आप याद कर सकते हैं, आइस क्रिस्टलाइजेज इन द हेक्सागोनल फॉर्म एंड एट अ लो टेम्परेचर इट कंडेंसेस टू क्यूबिक फॉर्म। ठीक है, याद कर लीजिए, बाद में आप सॉलिड स्टेट के अंदर उसको डिटेल में पढ़ सकते हो। ईच ऑक्सीजन एटम इज सराउंडेड टेट्राहेड्रली बाय 4 अदर ऑक्सीजन एटम। ये खास आपको ध्यान में रखना है। एक जो देखिए, मैं आपको एक डायग्रामेटिकली समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, ये हमने ले लिया H2O, ठीक है ना। ओके, नहीं ऐसा नहीं लेते हैं, ऐसे लेते हैं। ये हमने ले लिया H2O, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इन दोनों में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो इसको मिलेगा पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गए आपके चार्जेस, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, बराबर है। ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है। अब मान लीजिए हमारे पास में दूसरा एक और वाटर मॉलिक्यूल है। ओके, तो क्या ये O और H के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? ऑब्वियसली होगा, और इसी को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो ये O और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी। सिमिलरली ये H जो है ये भी किसी और एक वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। अब ये जो O है वो कितने के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा?
सो आंसर ये 2 के साथ कर सकता है, क्योंकि उसके पास आप देख सकते हो कि डबल पार्शियल नेगेटिव है। मतलब हाइड्रोजन ये O जो है वो डेफिनेटली किसी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के H को जुड़ने वाला है, तो H के ऊपर जितनी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उससे डबल ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव है कि नहीं। तो इसके लिए ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन के साथ नहीं, वो कितने हाइड्रोजन के साथ जुड़ सकता है, 2 तो इस तरह से आप देखें तो हमने यहाँ पर देखा, क्या देखा, ये देखा कि ये ऑक्सीजन के थ्रू 2 को जुड़ा है और हाइड्रोजन के थ्रू और 2 को जुड़ा है। मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल कुल मिला के 4 वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ेगा। इसीलिए हमने क्या कहा, इसको क्या कहा हमने, ईच ऑक्सीजन एटम इज सराउंडेड टेट्राहेड्रली बाय 4 अदर ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एकदम छोटे छोटे रिएक्शंस है, देखते जाते हैं। पहला एम्फोटेरिक नेचर की हम बात करते हैं। तो एम्फोटेरिक मतलब स्मार्ट बच्चे जानते हैं, जो H+ दे भी सकता है और H+ ले भी सकता है। ठीक है, तो इसकी मैं यहाँ पर बात करता हूँ। ब्रॉन्स्टेड एसिड विथ अमोनिया, अगर आप मैं रिएक्शन यहाँ पर लिखूँ तो कुछ इस तरह से होगा इसका रिएक्शन, कि अगर मैंने मान लीजिए HOH लिया है, ठीक है, HOH विथ वॉट, अमोनिया, सो उसका क्या बन जाएगा, अमोनियम, दैट इज़ NH4+ OH-, है कि नहीं। आसान है कि नहीं। आपने क्या क्या लिया था, वाटर लिया, वाटर को किससे ट्रीट किया आपने, अमोनिया से, तो क्या होएगा, ये H+ लूज़ करेगा, अमोनिया H+ को गेन करेगा। सो यहाँ पर वाटर H+ लॉस कर रहा है, इसके लिए एसिड का काम कर रहा है, तो इसलिए वाटर को हम क्या कहते हैं, ब्रॉन्स्टेड एसिड व्हेन इट रिएक्ट्स विद द अमोनिया। ठीक है, ऑलराइट। एंड अभी दूसरा देखते हैं हम लोग, व्हेन इट रिएक्ट्स विद द H2S के साथ में क्या होगा, ये H2S जो हाइड्रोजन सल्फाइड वो एसिडिक इन नेचर है, तो इसके साथ में इसकी क्या रिएक्शन होगी, H2S, और जब वो किससे रिएक्ट करेगा, HOH से, तो तब क्या होगा, ये जो H2S है H+ देगा और इसका बन जाएगा H3O+ HS-। देखिए आसान सी बात है, वाटर और H2S में कौन ज़्यादा एसिडिक है, H2S। आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाता है कि नहीं, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, है ना, वो एक्शन याद करो, बराबर है। तो जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ते जाता है वैसे वैसे उसको तोड़ना आसान हो जाता है। तो H2S को तोड़ना बड़ा आसान है, इसलिए ये ज़्यादा एसिडिक है वाटर के मुकाबले, तो ये H+ का लॉस करेगा और वाटर जो है वो H+ का गेन करेगा। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, वो H3O+ बन गया। तो यही यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है कि एम्फोटेरिक नेचर है, अमोनिया के साथ में वो एसिड का काम कर रहा था और अभी H2S के साथ में वो बेस का काम कर रहा है। सो डिपेंड अपॉन सामने कौन सा मॉलिक्यूल है उसके हिसाब से उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इट अंडरगोज ऑटो प्रोटोलाइसिस, ऑटो मतलब स्वतः हूँ, खुद से, बराबर है, और प्रोटोलाइसिस मतलब वो दूसरे, जैसे कि मान लीजिए HOH है और ये दूसरा HOH है, जब ये दोनों HOH आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, H3O+ और OH-। इसका मतलब एक ने H+ का लॉस किया, दूसरे ने H+ का गेन किया, और ये क्या हो गया आपका, ऑटो प्रोटोलाइसिस। क्या हो गया ये, ऑटो प्रोटोलाइसिस, मतलब खुद ही खुद को H+ देता है। ठीक है, हालांकि इस रिएक्शन का जो K है, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसकी जो K बहुत ही कम है, और आप स्मार्ट बच्चे सब जानते हैं 10⁻⁻14 होता है ना, इसी को आप KW कहते हैं। यस और नो, यू रिमेंबर, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी को हम कहते हैं ऑटो प्रोटोलाइसिस। और अगला जो है वो क्या है नेक्स्ट, अरे वाह, ये देखो यहाँ पर कितना सुंदर, यहाँ पर जो है आपको मॉलिक्यूल्स के ज़रिए हमने बताया है कि ये आपका एक वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल इसने H+ की लॉस करी तो ये H3O+ बन गया, और दूसरे ने गेन करा है वो H3O+ बन गया, जिसने लॉस करा है वो OH- बन गया। दैट्स ऑब्वियस, इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड। विल गो अहेड नाउ। सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ विथ मेटल। तो विथ मेटल आप 10वीं में थे तभी से आप पढ़ते हो कि सोडियम मेटल रहेगा तो पानी के अंदर वो आग पकड़ लेता है, और कैल्शियम वगैरह रहेगा तो फ्लोट करता है, एल्यूमिनियम जैसी मेटल रहेगी तो रिएक्ट नहीं करता है, आयन वगैरह भी रिएक्ट नहीं करता है, गोल्ड और वो सब तो भूल जाओ, वो तो रिएक्ट नॉर्मल एसिड से नहीं करते, तो वाटर क्या चीज़ है कि नहीं। तो रिएक्शन विथ मेटल में क्या होगा, मेटल और वाटर जब रिएक्ट करेंगे तो उससे बनेगा आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट होनी चाहिए। ठीक है, so it reacts with the metal to form hydroxide and hydrogen gas is liberated. We'll write one simple reaction.
लेट अस कंसीडर हमने ली है Na और इसको हम ट्रीट कर रहे हैं HOH के साथ में। तो Na की जोड़ी किसके साथ बनेगी? ऑफ कोर्स OH के साथ में बनेगी। और उसके लिए इसका क्या बन जाएगा? NaOH बन जाएगा। और दूसरा क्या छूट गया? अभी ये OH चला गया तो बच क्या गया? H। ठीक है, नेसेंट हाइड्रोजन। और ये जब रिएक्शन आप 2 बार कर दोगे तो ये आपको मिल जाएगा H2 गैस। यस और नो? और ये हाइड्रोजन गैस ही है जो फायर कैच करता है। ये रिएक्शन ऑलरेडी हाईली एक्सोथर्मिक है, तो हाईली एक्सोथर्मिक होने के कारण हीट भी लिबरेट हुई है और ऊपर से हाइड्रोजन गैस है, तो इसके लिए वो आग पकड़ लेता है। सो ये जो है आपका यहाँ पर आपको खास याद रखना है कि मेटल के साथ में रिएक्शन करने पर वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर सकता है, लेकिन ध्यान रहे विथ रिएक्टिव मेटल्स। ओके, कोई भी एरा गैरा नत्थु गैरा मेटल आ जाएगा और बोलेगा कि हम रिएक्ट करेंगे इजी अन्ना, ऐसा नहीं होना। ठीक है ना? तो हाईली रिएक्टिव मेटल है, सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है। अल्कली मेटल जो है ना वो तो तुरंत उनसे रिएक्ट करते हैं, आग भी पकड़ सकते हैं। और अल्कलाइन अर्थ मेटल है वो थोड़े स्लोली रिएक्ट करेंगे और बाकी सब मेटल तो एकदम ही स्लोली रिएक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है फोटोसिंथेसिस। तो आप जानते हो कि प्लांट वगैरह को पानी नहीं दोगे तो क्या होगा? जयराम जी की। ठीक है, तो वहाँ पर भी उसका काम है। अच्छा, उसमें एक बात याद रखें कि अभी बायो के बच्चे तो जानते हैं, आपके लिए बता देता हूँ जेई वालों के लिए, कि प्लांट जो है हमें ऑक्सीजन देता है, बराबर। ये ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से कि वाटर से? तो इट कम्स आउट फ्रॉम द वाटर। रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक की मदद से हमने पता करा है कि फोटोसिंथेसिस के दरमियान जो ऑक्सीजन गैस निकलती है वो वाटर से निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं निकलती। ठीक है ना? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो P4O10 मतलब फॉस्फोरस का ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। अभी आप किसी भी नॉन मेटल ऑक्साइड को पानी में डालोगे तो उसका ऑक्सी एसिड बन जाएगा। जैसे यहाँ पर P4O10 और SO2 का लिया है, तो हम देखते हैं P4O10 को अगर आप पानी में डालोगे तो उसकी एसिड बनेगी H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगी। SO2 को आप पानी में डालोगे तो सल्फ्यूरस एसिड बनेगी। ठीक है, SO3, H2SO3 है ना, आप डाल के देखिए, लो HOH। ओके, SO2 और HOH का क्या बन जाएगा? H2SO3। वैसे ही अगर आप SO3 गैस लेते और उसके अंदर आप पानी डालते तो उसका क्या बन जाता था? H2SO4। उसी तरह से आप लीजिए N2O5, N2O5 को आप पानी में डालें तो इसका क्या बन जाएगा? HNO3। ठीक है, इसीलिए इन्हें ना एनहाइड्राइड ऑफ HNO3 भी कहा जाता है। N2O5 इज नोन एज एनहाइड्राइड ऑफ HNO3, मतलब HNO3 से पानी निकाल दो तो ये बनेगा। वैसे ही SO3 को कहा जाता है एनहाइड्राइड ऑफ H2SO4। SO2 को क्या कहेंगे सोचो? ऑब्वियसली एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरस एसिड। और उसी तरह से एनहाइड्राइड ऑफ H3PO4 इज नोन एज P4O10। P4O10 की जगह पे ना ऐसा अगर हमारे पास में होता P4O6, एक मिनट में इसको क्लीन कर देता हूँ। P4O6 अगर हमारे पास रहता, P4O6, ठीक है, तो यहाँ पर आप फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, +3 आएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो फॉस्फोरस की एसिड यहाँ पर बनेगी वो है H3PO3। ठीक है, फॉस्फोरस एसिड। और अगर P4O10 लेते हो जहाँ पर फॉस्फोरस +5 में है तो उसका एसिड कौन सा बनता था? H3PO4, दैट इज़ फॉस्फोरिक एसिड। तो आपको अभी अभी जितने भी मैंने एनहाइड्राइड बताया वो सारे आपको याद रखने हैं। ये आपके देखो पी ब्लॉक का भी आप क्वेश्चन मान सकते हो, इसको हाइड्रोजन का भी क्वेश्चन मान सकते हो, जो भी बोलो। फॉस्फोरस है, सल्फर है, ये सब पी ब्लॉक के ही तो एलिमेंट है ना। तो पी ब्लॉक के अंदर ये सारे रिएक्शन डिट्टो वापस रिपीट होते हैं, तो इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिए। लास्ट 2 मिनट में मैंने जो भी बताए, P4O10, SO2, SO3 मैंने बताया, N2O5 मैंने बताया, है ना। तो ये जो भी मैंने बताया इन सबको आप याद कर लीजिए। ओके, और ऑब्वियसली द वेरी सिंपल वन इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को भी अगर आप पानी में डालोगे तो उसका क्या बन जाएगा? कार्बोनिक एसिड, H2CO3। ठीक है, तो CO2 इज़ नथिंग बट एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का एनहाइड्राइड है ये। तो सारे एसिड के आप एनहाइड्राइड याद कर लीजिए। और कॉमन सेंस की बात याद रखेंगे, किसी भी अगर आप नॉन मेटल ऑक्साइड को पानी में डालोगे तो उसका करस्पॉन्डिंग ऑक्सी एसिड बनेगा। ठीक है, फिर से दोहराओ क्या बोला मैंने। अगर आप किसी भी नॉन मेटल के ऑक्साइड को पानी में डालोगे तो उसका करस्पॉन्डिंग ऑक्सी एसिड बनेगा। ठीक है,
ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट कौन है, SiCl4। अगर आप SiCl4 का हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या मिलेगा, SiCl4। इसके चारों हाइड्रोजन जो है वो एक एक करके रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। और रिप्लेस होके क्या बन जाएगा, SiOH4 प्लस HCl, ठीक है, 4HCl। ओके, अभी ना स्मार्ट बच्चों के लिए मैं एक बड़ा मज़ेदार सा यहाँ पर एक सवाल लिख रहा हूँ, ये पहले तो ये समझ लीजिए। ओके, यहाँ पर क्या मिला है, SiCl4 में क्या हुआ, Cl हटते गया और OH आते गया, तो इसका क्या बन गया, SiOH4। इसे सिलिकिक एसिड कहते हैं, क्या कहते हैं, सिलिकिक एसिड। ओके, याद कर लीजिए क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सिलिकिक एसिड। ऑलराइट, अभी एक मज़े का हम लोग इसमें, ये भी पी ब्लॉक का ही है एक्चुअली, बिकॉज सिलिकॉन ऑब्वियसली पी ब्लॉक को बिलोंग करता है, लेकिन ये वाटर के साथ में बात चल रही है, इसके लिए मैं हाइड्रोजन में भी आपको ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बड़ा मज़ेदार सा हम लोग यहाँ पर लेते हैं। मैंने अभी भी आपसे कहा कि जो है SiCl4, अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो इसका क्या मिल जाएगा, SiOH4। तो ऑब्वियसली अगर आप CCl4 का करोगे तो क्या मिलेगा, COH4, बराबर है। अरे यस और नो, क्या यस तंबूरा, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, ई तो होवे ना, ये नहीं होगा। हैं, ऐसा क्यों नहीं होगा सर, कार्बन और सिलिकॉन तो एक ही फैमिली वाले हैं, एक ही फैमिली वाले हैं, लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड का हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता है। तो सर सिलिकॉन क्या कुछ एक्स्ट्रा लेके आया है जिसकी वजह से उसका जो है हाइड्रोलिसिस हो गया, द आंसर इज येस। सिलिकॉन जो चीज़ एक्स्ट्रा लेके आया है वो है डी ऑर्बिटल्स। सिलिकॉन के पास में एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो जब वाटर उसके पर अटैक करता है तो असल में क्या होता है कि वाटर अपने लोन पेयर के थ्रू इस एम्प्टी डी ऑर्बिटल पे अटैक करता है, फिर वो OH माइनस आएगा, Cl माइनस जाएगा। लेकिन कार्बन के पास में जो है एम्प्टी कोई भी ऑर्बिटल ना होने के कारण OH जो है वाटर का जो ये लोन पेयर वाला पार्ट है वो इधर आएगा, ऐसा नहीं होएगा। समझ में आया मैं क्या बोला, ठीक है। तो SiCl4 का हाइड्रोलिसिस होता है, लेकिन CCl4 का हाइड्रोलिसिस होता नहीं है। तो ऐसा भी आपको MCQ जेई में कई बार आ चुका है, और उसका सिंपल आंसर यही कि कार्बन के पास में डी ऑर्बिटल नहीं होते, जबकि सिलिकॉन के पास में डी ऑर्बिटल है, ठीक है ना। चलिए तब हम आगे बढ़ते हैं और विल गो बैक अगेन। सो P4O10 SO2 SiCl4। अभी अगला जो है वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड्स, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस। याद करो याद करो, कहाँ पढ़ा था आपने, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, याद आ गया, कहाँ पढ़ा था, यस अल्काइन चैप्टर में पढ़ा था, अल्काइन है ना। अल्काइन के MOP में पहली MOP थी यहाँ पर, कैल्शियम कार्बाइड का अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको क्या मिलेगा, इथाइन गैस मिलेगा। चलिए रिएक्शन लिख देते हैं हम लोग, बराबर है। ये हमने लिया था कैल्शियम कार्बाइड, चेंज द कलर, ओके, क्या लिया था हमने, कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। तो कार्बाइड में कैल्शियम कार्बाइड इस तरह से होता है, ये दोनों कार्बन पे नेगेटिव ले लो तो उसका ये हो गया कैल्शियम +2, जो इस नेगेटिव चार्ज को नलीफाई करेगा। ये कैल्शियम कार्बाइड है। तो जब आपने इसको वाटर की मदद से तोड़ दिया तो कैल्शियम क्या लेके जाएगा, OH लेके जाएगा, और बदले में इसको H दे देगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, C∼CH, और जो Ca है और उसका OH के साथ में जोड़ी बन गया, सो दैट इज CaOH ट्वाइस, है ना, एकदम आसान। सो दैट्स योर कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड के साथ अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है मैग्नीशियम कार्बाइड। मैग्नीशियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करोगे तो प्रोपाइन मिलेगा। वैसा है एल्यूमिनियम कार्बाइड, और बेरिलियम कार्बाइड भी है, यहाँ पर लिखा नहीं है, तो बेरिलियम कार्बाइड भी आप याद रखो। उससे आपको क्या मिलेगा, उससे भी आपको मीथेन मिलेगा, ओके। एल्यूमिनियम कार्बाइड से भी मीथेन मिलेगा, तो ये भी ज़रा आप याद कर लीजिए। कैल्शियम कार्बाइड से क्या मिल रहा था, इथाइन मिल रहा था। मैग्नीशियम कार्बाइड से क्या मिल रहा था, प्रोपाइन मिल रहा था। एल्यूमिनियम कार्बाइड और बेरिलियम कार्बाइड, वैसे भी आप जानते ही हो एल्यूमिनियम और बेरिलियम का डायगोनल रिलेशन होता है, ठीक है। तो अच्छा, अगर हाँ पी ब्लॉक नहीं पढ़ा है ना, सॉरी, शायद नहीं भी जानते हो, कोई बात नहीं, हम करा देंगे। सो एल्यूमिनियम कार्बाइड और बेरिलियम कार्बाइड, इनका डायगोनल रिलेशन है। सो एल्यूमिनियम कार्बाइड और बेरिलियम कार्बाइड के हाइड्रोलिसिस पर आपको क्या मिलेगा,
मीथेन गैस मिलेगा। क्या मिलेगा? मीथेन। सो कैल्शियम कार्बाइड से क्या मिला? इथाइन। मैग्नीशियम कार्बाइड से क्या मिला? प्रोपाइन। और एल्यूमिनियम कार्बाइड से क्या मिला? मीथेन। ठीक है ना, इसमें गड़बड़ मत करना। अभी अगला है ALN। ALN में क्या होएगा? एल्यूमिनियम नाइट्राइड है। इसमें जब आप वाटर ऐड करोगे तो Al किसको ले जाएगा? OH को ले जाएगा। और N किसको ले जाएगा? H को ले जाएगा। है ना आसान। लेकिन एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है ना, तो वो एक ही OH ले जाएगा कि 3 OH ले जाएगा? ऑफकोर्स 3। तो Al और OH की जोड़ी बन गई और इससे क्या बन जाएगा? AlOH थ्राइस। और बचा क्या? N और 3H बचे हैं, तो उसका क्या बन जाएगा? NH3। है ना आसान। सो NH3 बन गया, उसका अमोनिया बन गया। ठीक है, तो ALN की हाइड्रोलिसिस से क्या मिलेगा आपको? ठीक है, क्या मिलेगा? अमोनिया गैस मिलेगा। देखो सारे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन खास याद करो। वाटर के रिएक्शन में ये एक ही ढंग के रिएक्शन जो पढ़ने जैसे है। बाकी वो ऑटो प्रोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस, वो तो सब बहुत इजी है, उसमें कुछ पढ़ने जैसा नहीं है। मेन आपको हाइड्रोलिसिस ही याद रखना है कि किसके हाइड्रोलिसिस से क्या मिलेगा। इसके प्रीवियस वाले भी स्लाइड में मैंने जो बताए थे ऑक्साइड वाले, वो भी इंपॉर्टेंट था। क्लोराइड वाला बताया, वो भी इंपॉर्टेंट था। अब ये कार्बाइड और नाइट्राइड वाला मैंने बताया, और साथ में मैं आपको है ना फॉस्फाइड वाला भी बताता हूँ। देख लेते हैं स्लाइड में है कि नहीं है। हाँ है। तो आपको फॉस्फाइड का भी बताता हूँ। जैसे Al और N में क्या बना था आपका? AlOH थ्राइस। और N का क्या बन गया था? NH3। तो उसी तरह से अगर AlP है, व्हाट इज़ AlP? एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। तो उसका क्या बन जाएगा? सेम AlOH थ्राइस बनेगा और NH3 की जगह यहाँ पर बनेगा PH3। और PH3 को हम क्या कहते हैं? फॉस्फाइन। क्या कहते हैं? फॉस्फाइन। तो बच्चों फॉस्फाइन नाम का टॉपिक आपको है ना ग्रुप 15 में आने ही वाला है, बराबर है, P ब्लॉक एलिमेंट में। तो जब मैं वहाँ पर पढ़ाऊँगा आपको, तो क्या आप वो याद करके मुझे बता पाएंगे कि हाँ सर ये आपने बताया था फॉस्फाइन की MOP एक्सक्यूज़ मी एक्सक्यूज़ मी। तो फॉस्फाइन जो है उसकी MOP के अंदर ये रिएक्शन यूज़ होएगा। ठीक है, तो उसको अच्छे से याद कर लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रेट फॉर्मेशन। तो हाइड्रेट में ना 3 टाइप के हाइड्रेट हैं। एक इसके अंदर हो गया वाटर कंबाइंड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड में देखो, आपको ज़्यादा नहीं पता हो तो स्क्वायर डब्बे वाले जो भी कंपाउंड होते हैं वो सारे कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं इनको। तो जब भी वाटर अंदर है, मतलब स्क्वायर डब्बे के अंदर है, तो उसको आप बोलोगे कोऑर्डिनेटेड वाटर। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ वाटर है। फिर एक वाटर जो आप जानते हो वो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, जानते हो ना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी आप जानते हो, जैसे यहाँ पर BaCl2.2H2O है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। अभी CuSO4.5H2O, बचपन से आपने यही पढ़ा है कि 5H2O है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। सही बात है, गलत नहीं है। लेकिन असल में ना ये 5 वाटर में से ना 4 वाटर जो है वो इस तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर होते हैं। CuSO4 में जो है ना, उसमें Cu है और H2O 4 टाइम इज़ देयर इनसाइड द कॉम्प्लेक्स। ओके, और सिर्फ एक ही वाटर मॉलिक्यूल है जो बाहर जुड़ा हुआ रहता है, और ये जो बाहर जुड़ा हुआ वाटर है वो भी उसके साथ आप असल में देखेंगे ना तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए जुड़ा हुआ रहता है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, पूरा ही स्ट्रक्चर बता देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ओके, लेट अस कंसीडर। अरे भाई हाँ, ये देखो, ये था आपका Cu, और ये इसको जुड़ा हुआ है OH। ये क्या जुड़ा हुआ है? OHH। ये क्या है? वाटर है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के ज़रिए जुड़ा हुआ है ना। कितने वाटर जुड़े हुए हैं इसको? 4। ओके, कॉपर बीच में है और इसको कितने लोग जुड़े हुए हैं? 4। ठीक है, ओके। और अब ये जो 5वां वाला जो है ना वो असल में ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे। ये भी असल में स्क्वायर डब्बे के अंदर ही है। मैंने प्रीवियस स्लाइड में उसको बाहर दिखाया था आपकी सिंप्लिसिटी के लिए, बट ये भी स्क्वायर डब्बे के अंदर है। लेकिन मज़े की बात क्या है कि ये वाली जो वाटर मॉलिक्यूल आप देख रहे हो ना, ये कॉपर के साथ सीधे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से नहीं जुड़ा हुआ है लाइक दिस। ये कैसे जुड़ा है ना, डायरेक्ट। ये भी डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ये भी डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ये भी डायरेक्ट। ये सब कोऑर्डिनेटेड वाटर है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला वाटर है, ये भी कोऑर्डिनेट वाला वाटर है, ये भी कोऑर्डिनेटेड वाटर है, ये भी कोऑर्डिनेटेड वाटर है। लेकिन ये वाला जो वाटर आप देख रहे हो ना, ये वाटर दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए जुड़ा हुआ है। ठीक है,
अब सर आपको कैसे समझा कि पांचवा वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए जुड़ा होगा? वो मुझे यूँ समझा क्योंकि मैं जानता हूँ कि कॉपर 4 से ज़्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाता। ठीक है, ये अब तक आपको पढ़ना बाकी है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम वो भी देखेंगे, लेकिन तभी के तक के लिए आप याद रखो कॉपर जो है वो 4 से ज़्यादा लोगों के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो जब वो 4 से ज़्यादा लोगों के साथ नहीं बनाएगा तो पांचवा वाटर गया किधर? तो इधर है, इस तरह से जो आप देख रहे हो अभी, है ना, इसको ध्यान रख लीजिए। ओके, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे तो फिर से एक बार याद कर लीजिए, 3 तरह के वाटर है। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ वाटर, दूसरा इंटरस्टिशियल स्पेस में जिसे आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, और तीसरा जो है इंटरस्टिशियल स्पेस मतलब जानते हो ना, इन बिटवीन, मतलब 2-3 मॉलिक्यूल रहते हैं जो सॉलिड स्टेट में, तो बीच में जो वॉइड रहता है ना, खाली जगह, उसी को कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। उसमें अगर कोई वाटर मॉलिक्यूल है तो उसको इंटरस्टिशियल वाटर मॉलिक्यूल कहते हैं। और तीसरा जो आपने अभी भी देखा वो है हाइड्रोजन बॉन्डेड। ठीक है, तो 3 तरह के हाइड्रेट की हमने चर्चा करी। चलिए अभी आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इज ओके, वंडरफुल टॉपिक एंड द वाटर का ये लास्ट टॉपिक ही है, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। तो ये आपने काफ़ी बार सुना हुआ टर्म है। आप यहाँ पर जो लेफ़्ट साइड में जो 2 बीकर देख रहे हो उसमें आप देखो कि इसके अंदर हमने डिटर्जेंट आई मीन सोप डाला है, सोप वाटर इसमें डाला, और इसके अंदर भी हमने सोप वाटर डाला, और दोनों को हमने शेक किया। तो हमने देखा, क्या देखा, यहाँ पर देखो झाग बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर इस तरह की झाग नहीं है, थोड़ी बहुत ही आपको झाग आपको दिखाई दे रही है, और बाकी पूरा जो आपका वाटर है वो थोड़ा धुंधला हो गया है। और अगर आप बॉटम पे गौर से देखेंगे ना तो आपको वहाँ पर नीचे बहुत सारे पार्टिकल दिखाई देंगे जिसको आप कहते हो स्कम। ठीक है, तो थोड़ा बहुत स्कम तैरता है, थोड़ा डूब जाता है। ठीक है, तो ये स्कम क्यों बना है? कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होने के कारण। ठीक है, अभी बारिश का जो पानी रहेगा ना, वो आपको कई बार पूछा जाता है कि बारिश का पानी कैसा होता है। तो बारिश का पानी जो वो 100% प्योर होता है। अब वो बारिश में जो ऊपर भगवान जो बरसा रहे हैं उसमें ऊपर से कैल्शियम और सोडियम थोड़ी ना बरसने वाला है, वो तो H2O ही है जो कंडेंस होकर बरसता है। तो खास पॉइंट टू बी नोटेड है कि रेन वाटर जो है वो ऑलमोस्ट प्योर होता है। ठीक है, हाँ ये बात अलग है कि फिर उसके अंदर थोड़ी बहुत ऑक्साइड की इम्प्योरिटी घुल जाती है हवा में से, जैसे नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड घुल मिल जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड घुल मिल जाता है, जिसके कारण रेन वाटर एसिडिक हो जाता है। ठीक है, बट जब वो बादल से पहली दफ़ा निकलता है तब वो हमेशा प्योरेस्ट फॉर्म में रहता है। ठीक है, और उसके बाद में उसमें कई सारी इम्प्योरिटीज़ जुड़ जाती है, खास करके जब वो ज़मीन पर गिरेगा और ज़मीन से बहकर जब वो किसी तालाब में या फिर कहीं पर नदी वगैरह में जाएगा तो साथ में वो ज़मीन के अंदर जो भी दूसरे सॉल्ट रहते हैं उनको भी वो डिज़ोल्व करके अपने साथ में ले जा सकता है। ठीक है, तो कौन कौन से सॉल्ट होते हैं जो वो डिज़ोल्व करके ले जाता है? तो सबसे पहले तो ये देखिए, ये है बाइकार्बोनेट, जिसे आप हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हो। दूसरा है क्लोराइड, सल्फेट। ठीक है, तो ये 3 तरह के मेन आप यहाँ पर इम्प्योरिटीज़ देख रहे हैं। कार्बोनेट बाइकार्बोनेट की इम्प्योरिटी, दूसरी है क्लोराइड और सल्फेट, किसके? कैल्शियम और मैग्नीशियम के। और जब जब ये पानी के अंदर प्रेजेंट रहेंगे तो ये पानी को क्या बना देंगे? हार्ड वाटर बनाएंगे। ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम जब भी आएंगे तो पानी हार्ड वाटर हो जाएगा। ठीक है, हार्ड वाटर डज नॉट लेदर विद द सोप। ओके, अभी देखिए ये ना एकदम केमिस्ट्री का एकदम सुपर एंड सिंपल फंडामेंटल है, और कई जगहों पर ये अप्लाई होता है। हमने प्रीवियस भी अभी थोड़ी देर पहले भी जो बातें करी उसमें भी सब जगह हाइड्रोलिसिस के अंदर भी सेम यही फंडा होता है। असल में क्या होता है ना कि जो मेटल होता है ना, मेटल, ध्यान से सुनो, बड़ा एक सुपर वाला ये कॉन्सेप्ट है, और कई जगहों पे कितने सारे MCQ के अंदर कितने सारे कॉन्सेप्ट में ये अप्लाई होता है। और फंडा बहुत आसान है कि जितनी रिएक्टिव मेटल ज़्यादा रहेगी ना वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में रहना पसंद करेगा। ठीक है, मैं फिर से कहता हूँ कि जो मेटल है वो स्ट्रॉन्गर एसिड के साथ में रहना पसंद करेगा। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात करता हूँ मैं यहाँ पर। मान लीजिए मैंने लिया है NaOH। ठीक है, कंसिडर NaOH इज अ सॉल्ट, हम सब जानते हैं बेस है, लेकिन मान लीजिए वाटर एक एसिड है। ठीक है, तो वाटर के H को हटा के कौन बैठ गया है? Na बैठ गया है, और क्या बना हुआ है? NaOH बना हुआ है। अब इसके सामने जब HCl आया तो मुझे ये बताइए कि वाटर और HCl में कौन अच्छा एसिड है? HCl। अब ये Na किसके साथ जुड़ा हुआ है? वाटर के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब वाटर के H को हटा के बैठा था, लेकिन जैसे ही उसने HCl को देखा, उससे बेहतर एसिड को देखा, तो उसको देख के क्या बोलेगा? मतलब ज़्यादा बेहतर एसिड मिल रहा है ना उसको, तो Na इसके साथ चला जाएगा और H इसको देगा,
तो इससे क्या बन गया, HOH बन गया और NaCl बन गया। है ना मज़ेदार? समझ रहे हो, कुछ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं? तो कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग मेटल रहती है ना और दूसरा कोई अच्छा एसिड आया तो उसके साथ चला जाएगा। अब मान लीजिए इसी की जगह पे HCl की जगह पे मैंने ऐसा लिया होता, NaOH लिया है और मैं अमोनिया लेता, तो क्या अमोनिया कोई अच्छा एसिड है? अमोनिया तो वाटर से भी बकवास एसिड है। आपको बकवास एसिड फैमिली आती है ना, उसका अप्लाई करो। अमोनिया तो और भी बकवास एसिड है। तो Na जो है वो इसके पास नहीं जाएगा, है ना, NH3 के पास में नहीं जाएगा वो। आप NH3 की जगह अल्कोहल ले लो, तो आप अल्कोहल भी आप जानते हो कि अल्कोहल भी बकवास एसिड है, वाटर से भी बकवास एसिड है। तो देखो फिर से NaOH और अल्कोहल रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन स्मार्ट बच्चे जानते हैं कि अगर मैंने NaOH लिया, अल्कोहल लिया, तो अल्कोहल तो वीक एसिड है। किसके मुकाबले? वाटर के मुकाबले। वाटर के मुकाबले अल्कोहल वीक है। तो Na जो है वो R को हटा के खुद, मतलब R की रोना या वगैरह कुछ नहीं बनाएगा। लेकिन अगर मैंने फिनॉल लिया तो आप जानते हो कि फिनॉल जो है वो वाटर से अच्छा एसिड है। तो Na जो है वो किसके साथ रहना पसंद करेगा? वाटर के OH के साथ में रहना पसंद करेगा कि ये फिनॉल के पास जाना पसंद करेगा? ऑफ कोर्स फिनॉल के पास में। और इसीलिए फिनॉल और NaOH रिएक्ट कर देते हैं, है ना। फिनॉल का यहाँ पर आप जानते हो इसका फोना बन जाएगा और H इधर चला जाएगा, उसका HOH बन जाएगा। है ना आसान? फंडा क्लियर हो गया? क्या है फंडा? कभी भी कोई मेटल रहेगी, स्ट्रॉन्ग मेटल रहेगी, वो हमेशा दूसरे एसिड जो रहते हैं ना, अच्छे एसिड, उसके अंदर से H को हटा के वहाँ पर खुद चले जाते हैं। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान में रखें। तो अभी यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, अभी मेरे पास में ना ये ऐसा 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 है। ठीक है, ये हमने क्या बनाया है? सोप बनाया है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर माइनस चार्ज है और Na+। स्मार्ट बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं? सोप्स आर नथिंग बट सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये तो हमने अभी भी तैयार कर लिया है, केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ में हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। तो सोडियम जो है वो अभी एक फैटी एसिड के साथ में है। ठीक है, और अब पानी के अंदर जब मैंने इसको डाला, ठीक है, तो पानी के अंदर कौन कौन है? HOH है। अब HOH कोई अच्छा एसिड है? ऑफकोर्स अच्छा एसिड नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर होते तो Na उनके साथ ही रहता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पानी के अंदर हमारे पास में, पानी के अंदर हमारे पास में क्या है? अगर पानी के अंदर हमारे पास में है कैल्शियम सल्फेट। क्या है? कैल्शियम सल्फेट। तो मुझे बताइए सल्फेट जो है वो क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड से आया है ना सल्फेट। तो सल्फ्यूरिक एसिड तो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो आप देख रहे हैं लंबी वाली, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में कौन स्ट्रॉन्गर है? ऑफकोर्स सल्फ्यूरिक। तो क्या आपको लगता है कि सोडियम इसके साथ रहेगा? द आंसर इज़ नो। सोडियम इसको छोड़ देगा, यहाँ से भाग जाएगा और ये कैल्शियम को हटा देगा और उसके साथ खुद जुड़ जाएगा उसकी जगह पे, और उसका क्या बन जाएगा? Na2SO4, और कैल्शियम को इधर भेज देगा। किसके पास में? सोप के पास में भेज देगा। समझे? और इसीलिए, और जब ये कैल्शियम वाला जो सोप बनता है ना, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पानी में इनसोल्यूबल होते हैं, जिसके कारण वो नीचे प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। समझा? फंडा क्लियर हुआ हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर का। हार्ड वाटर में क्या है? कैल्शियम सल्फेट था, तो कैल्शियम सल्फेट में मैंने क्या कहा? सल्फ्यूरिक एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्गर एसिड। इसीलिए सोडियम ने क्या करा? सोप को छोड़ दिया और सल्फेट के साथ भाग गया। समझा ना? मतलब कोई अच्छा दिखा तो उसके साथ चल दिया। समझ गए ना? ओके, स्मार्ट हो बाकी आप। तो यहाँ पर आपको मैं यही समझा रहा था कि हार्ड वाटर के अंदर जो है वो वहाँ पर उसका क्लिनजिंग एक्शन हो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्कम बन जाता है। इसीलिए लॉन्ड्री वगैरह के अंदर या बॉयलर वगैरह के अंदर हम हार्ड वाटर का इस्तेमाल नहीं करते। बॉयलर वगैरह मतलब आप सिंपल भाषा में बोलूँ तो आपने वो किटली देखा है वो वाला, जिसमें ये बनाते हैं ना अपन, क्या बोलते हैं उसको, अरे वो कॉफ़ी वगैरह बनाने के लिए, अरे हम लोग अभी पिकनिक गए थे, वहाँ पर था ना कॉफ़ी बनाने के लिए जो किटली टाइप रहता है, उसके अंदर आप पहले पानी डाल के उसको गर्म कर लो। तो उसमें ना कई बार आपने देखा रहेगा वाइट वाइट कलर का ना धब्बे पड़े हुए रहते हैं। ठीक है, वो वाइट वाइट धब्बे किस चीज़ के रहते हैं? कितना भी आप उसको घसो लेकिन फिर भी जाते नहीं हैं। क्यों नहीं जाते? क्योंकि वो हार्ड वाटर की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो मेटल को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए जो बॉयलर्स रहते हैं, बॉयलर्स मतलब जो इंडस्ट्री में यूज़ होने वाले बॉयलर्स होते हैं, वहाँ पर वो नुकसान करता है मेटल को। इसीलिए हार्ड वाटर इस्तेमाल नहीं करना रहता है आपको। वहाँ पर क्या इस्तेमाल करना है? सॉफ्ट वाटर। ठीक है, तो अब सवाल ये आता है सर वहाँ पर अगर सॉफ्ट वाटर यूज़ करना है और अगर मान लीजिए हमारे आजू बाजू जो भी नदी है वहाँ का जो पानी है उसमें हार्ड वाटर ज़्यादा मिल रहा है, तो क्या करेंगे? कहीं और से मंगवाएंगे पानी?
ऑब्वियसली नो, हम वही पानी का इस्तेमाल करेंगे लेकिन हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बना सकते हैं। सो अभी हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर कैसे बनाएं, ये सवाल है। ठीक है, तो चलिए अभी अगला टॉपिक वही देखेंगे हम कि वाटर के अंदर जो हार्डनेस होती है, पहले तो वो समझ लेते हैं कि हार्डनेस दो तरह की है। एक को कहते हैं हम टेम्पररी हार्डनेस और दूसरे को हम कहते हैं परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, टेम्पररी हार्डनेस मतलब ऐसी हार्डनेस जिसको निकालना आसान हो, और परमानेंट हार्डनेस मतलब जिसको निकालना मुश्किल हो। ये एकदम मैंने आपके सिंपल भाषा में बता दिया। अगर हार्डनेस ऑफ वाटर इजीली निकल जाता है तो वो टेम्पररी हार्डनेस कहलाता है, लेकिन अगर हार्डनेस ऑफ वाटर आसानी से नहीं जा रहा है तो वो परमानेंट हार्डनेस कहलाता है। ठीक है, चाहे जो भी हार्डनेस हो उसमें होगा क्या, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट। तो चलिए देखते हैं पहले टेम्पररी हार्डनेस किसकी वजह से है। टेम्पररी हार्डनेस इज बिकॉज ऑफ द बाइकार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, मतलब बाइकार्बोनेट, बाय बाय, उसको आप आसानी से भगा सकते हो, ऐसा याद कर लो, नहीं तो है ना बाद में कन्फ्यूजन होता है कि टेम्पररी किसकी वजह से था और परमानेंट किसी वजह से था। परमानेंट वाला जो रहता है वो सल्फेट और क्लोराइड की वजह से है। मैंने आपको 3 चीज़ बताई थी ना, हार्डनेस के लिए कौन जिम्मेदार है, बाइकार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड्स। तो बाइकार्बोनेट वाला जो है वो टेम्पररी हार्डनेस देता है, लेकिन सल्फेट और क्लोराइड रहेगा तो वो परमानेंट हार्डनेस देगा। ठीक है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है ना सल्फेट और क्लोराइड, जबकि बाइकार्बोनेट कम्स फ्रॉम कार्बोनिक एसिड विच इज़ वीक एसिड, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, आसानी से गर्म करोगे टूट जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब वो टेम्पररी हार्डनेस दे रहा है ना। लेकिन फिर भी देखो कॉन्सेप्चुअली तो मैंने बता दिया कि कार्बोनेट इजीली ब्रेक होता है जबकि सल्फेट और क्लोराइड ब्रेक नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे ना फिर वापस कुछ नया ही करके लाते हैं। इसके लिए मैं ऐसा आपको भूत जैसा करके हम इसको याद कर लेंगे, बाइकार्बोनेट, बाय बाय, मतलब ईजिली उड़ जाता है। ठीक है ना, तो अभी ये बाइकार्बोनेट वाले को कैसे हम लोग करेंगे, तो इसका लिए हमारे पास में 2 मेथड है। एक है बॉइलिंग, और जैसे देखो यहाँ पर पानी गर्म कर रहे हो तो गर्म पानी करोगे, देखो आपने कभी ऐसा देखा है गर्म पानी करने के बाद उसको है ना आप ऐसे ही पड़े रहने दो तो आप है ना देखोगे कि नीचे ना कुछ कुछ पार्टिकल जमा हो गए हैं, है ना, प्रेसिपिटेट, आपको थोड़ा थोड़ा उसके अंदर छोटे छोटे से पार्टिकल आपको नीचे दिखाई देंगे। गर्म पानी रहेगा ना, पानी को उबाला हुआ तो बॉइल्ड वाटर रहेगा तो उसमें आप देखना मिलेगा। अभी वो उधर पानी बॉयल हो रहा है उसको मत देखो, रिएक्शन को देखो। ठीक है, वो नहीं आने वाला है एग्ज़ाम में, ये रिएक्शन आने वाला है भूत जैसे। तो ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का क्या बन गया, काको3 बनेगा, और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी आपको खास याद रखना है किसका क्या बनेगा। ठीक है ना, ओके, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का क्या बन रहा है, काको3 बन रहा है, और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का क्या बन रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। कब, बॉईल करने पर। और ये दोनों क्या हो गए, प्रेसिपिटेट हो गए, और कार्बन डाइऑक्साइड था वो उड़ गया। तो इसका मतलब जो हार्डनेस थी वो चली गई, है ना। कैल्शियम मैग्नीशियम तो प्रेसिपिटेट हो गए, और CO2 था जो एक्स्ट्रा वो वाला उड़ गया। तो आपका जो वाटर बचा वो आपका प्योर बच गया, उसमें से जो हार्डनेस है वो आपने निकाल दी। कैसे निकाल दी, सिंपली इसको बॉईल करके। ठीक है ना, अभी अगला देखते हैं। दूसरा मेथड है क्लार्क्स मेथड। ठीक है, क्लार्क मेथड में हम क्या डालते हैं, इसमें चूना का पानी डालते हैं, लाइम वाटर। ठीक है, तो चूना वाटर अगर आप उसमें डालोगे तो भी आप देखोगे, क्या देखोगे, ये देखोगे कि आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह है वो उसके अंदर बन जाएगा और वो इजीली प्रेसिपिटेट हो जाएगा। देखिए रिएक्शन देखिए, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में हमने क्या डाला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला है, मतलब लाइम वाटर डाला है, स्लेक्ड लाइम भी इसको आप कह सकते हो। ठीक है, लाइम नहीं डाला है, लाइम वाटर डाला है, स्लेक्ड लाइम। लाइम मतलब CaO होता है, और ये क्या है, CaOH ट्वाइस, लाइम वाटर। ठीक है, तो लाइम वाटर जब इसके अंदर डाला तो कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट हो गया, और मैग्नीशियम अगर रहेगा तो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा, जैसे ऊपर वाले में भी वही बना था। तो इसमें आप याद रखो, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनता है और कैल्शियम का कार्बोनेट बनेगा। और ये क्या था, टेम्पररी हार्डनेस। तो टेम्पररी हार्डनेस कैसे दूर होते हैं, 2 मेथड से। कौन सी 2 मेथड है, बॉइलिंग से, और दूसरा कौन सा है, क्लार्क मेथड। अभी देखो क्लार्क रहेगा वो चूना खाएगा ना, चूना और तंबाकू खाएगा, ऐसा करके आप याद रख लो क्लार्क। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये तो मैं खाली ऐसे याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्लार्क है तो उसमें आप चूने का पानी डाल दिए, और बॉइलिंग वाला मेथड है तो उसमें आप गर्म कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे लेते हैं। अरे वाह, डायग्राम से, क्या बात क्या बात, खाते रहो दाल भात। अरे बहुत टाइम बाद सुना सर, थैंक यू। अब ये देखिए, वाटर विथ टेम्पररी हार्डनेस था, उसमें हमने क्या डाला है, डायग्राम में देखते जाइए, मेरी शक्ल मत देखिए, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसमें डाला तो प्रेसिपिटेट बना, फिर उसको फिल्टर कर लीजिए, है ना, एकदम आसान।
चलिए नेक्स्ट विल गो। अभी आता है परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, इट इज़ बिकॉज ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। इसको दूर करने के लिए हमारे पास में देखो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 मेथड है। ठीक है, परमानेंट हार्डनेस इंडस्ट्रियली सबसे मैंने पहले भी जैसे कहा कि इंडस्ट्रियल स्केल पे जो हमें ज़्यादा टफ देता है वो है परमानेंट हार्डनेस, और इसको निकालने के लिए हमारे पास में 4 मेथड्स है। पहले जो दोनों मेथड है ये केमिकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं। एक में हम यूज़ कर रहे हैं वॉशिंग सोडा और दूसरे में हम यूज़ कर रहे हैं काल्गन। काल्गन किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं, काल्गन एक केमिकल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको डिटेल में वन बाय वन। तो पहला जो हमने देखा वो क्या था, वॉशिंग सोडा वाला मेथड। उसमें आप क्या डालोगे, इसके अंदर आप देखो लॉन्ड्री बूस्टर, सुपर वॉशिंग सोडा, बराबर है, चित्र से याद रखिए। ठीक है ना। और ये आम हैमर को छोड़िए, आप पहले इस पे ध्यान दीजिए। वॉशिंग सोडा क्या लिया है हमने यहाँ पर, वॉशिंग सोडा। लॉन्ड्री बूस्टर, इससे आपको समझ में आ रहा है कि वो जो है वो वॉशिंग एक्शन में आपको मदद करेगा। ठीक है, और हार्ड वाटर रहेगा तो उसको सॉफ्ट बना देगा। ठीक है, दूसरा जो मेथड है ये है काल्गन मेथड। काल्गन के अंदर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, देखो काल्गन यूज़ कर रहे हैं। काल्गन इज़ सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, ये लिख दीजिए और याद रखिए। काल्गन क्या होता है, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। तो ये भी जो है वो हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो दोनों केमिकल का इस्तेमाल करके आप परमानेंट हार्डनेस निकाल सकते हैं। अभी जो अगला मेथड है आयन एक्सचेंज मेथड, जिसको आप कहते हो जियोलाइट्स। ठीक है, जियोलाइट क्या होता है, एक तरह के पत्थर जैसा होता है, ये नेचुरली अकर करने वाले पत्थर होते हैं। जैसे अपना जो मटका रहता है ना, मटका, उसके अंदर भी आप देखोगे ना तो वो भी काफ़ी सारे कैल्शियम मैग्नीशियम के जो कंपाउंड रहते हैं उसको अपने खुद के ऊपर एड्जॉर्ब कर सकता है। तो उसी तरह से जियोलाइट्स जो होते हैं भी नेचुरली अकरिंग स्टोन्स होते हैं, और ये भी जो है वो आपके आयन एक्सचेंज के लिए काम करते हैं। आयन एक्सचेंज मतलब कैल्शियम वो लेता है, मैग्नीशियम वो लेता है और बदले में सोडियम देता है, इसीलिए इसको कहते हैं आयन एक्सचेंज। ठीक है, तो हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट इज कॉल्ड एज जियोलाइट और परम्यूटेट। ठीक है, NaAlSiO4 सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, फिर से याद करेंगे सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ये क्या हो गया आपका, जियोलाइट हो गया। और कैल्गन क्या था, कैल्गन यस, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो परम्यूटेट या जियोलाइट क्या करता है, ये सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है ना, तो वो सोडियम देंगे और बदले में कैल्शियम ले लेंगे। लेकिन जब ये ख़त्म हो जाएंगे, मतलब यूज्ड अप कब हो जाएगा, जब ये सारा सोडियम उसके पास ख़त्म हो गया और उसकी जगह पे सारा कैल्शियम आ गया है, तो हम कहते हैं कि भाई ये आपका जो परम्यूटेट है या जियोलाइट है ये एग्जॉस्ट हो चुका है। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, उस परम्यूटेट के अंदर, परम्यूटेट जो रहेगा ना वो पत्थर को वापस से ब्राइन के अंदर डुबा देने का, मतलब NaCl में डुबाने का। तो NaCl में डुबाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा और Na जो है वापस जियोलाइट के साथ में चल देंगे। मतलब आप उसका, आपका जो जियोलाइट रहेगा वापस से रीजनरेट हो जाता है और उसको वापस से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, ओके, समझ में आए। अरे वाह, ये देखो जियोलाइट के कुछ पत्थर मैंने यहाँ पर बताए हैं। ठीक है, और ये देखिए ये इसके अंदर है ना, ये जो सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है ना, इसके अंदर इस तरह के वॉइड होते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये होल देख रहे हैं यहाँ पर, 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 एक जो पूरा क्रिस्टल लैटिस है इसमें 5 होल्स है। इसके लिए इसका नाम है ZSM5। ZSM का फुल फॉर्म तो मैंने नहीं देखा है, आप गूगल कर सकते हैं, पर ज़रूरत नहीं है। जियोलाइट है ये, ऑलराइट, जियोलाइट। और इसका इस्तेमाल किस में होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। उतना आप अगर आप याद रखते हैं दैट इज़ ऑल्सो मोर देन इनफ। ठीक है, ओके। सो ये जो आपके यहाँ पर जो होल्स आपको दिख रहे हैं ना, ये कैटायन वगैरह जो रहते हैं उसको कैच करके अंदर धर लेते हैं और उसी जगह पे सोडियम रिलीज़ करते हैं। ठीक है, ये जो जगह अगर उसमें नहीं होता ना, ये वॉइड नहीं होता, तो उसके लिए इस तरह से दूसरे आयन को कैच करना मुश्किल हो जाता है। ओके, चलिए गो, लेट अस गो अहेड। अगला मेथड और आखिरी मेथड वो है सिंथेटिक रेजिन मेथड। सिंथेटिक रेजिन भी डिट्टो आपके जियोलाइट के जैसे ही होता है, लेकिन ये थोड़े सिंथेटिक होते हैं, मतलब आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में सिंथेसाइज्ड है। ओके, पर इनकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग है। वो वहाँ पर आपने जो जियोलाइट को देखा था वो थे सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। देखो सिलिका मतलब मिट्टी होता है, समझ में आ रहा है ना। तो ये यहाँ पर जो रेजिन है वो मिट्टी नहीं है। ठीक है, ये क्या होता है, ये कैटायन एक्सचेंजर का काम करता है।
तो पहले वाला भूत थोड़ी एक्सचेंज कर रहा था, वो भी वही कर रहा था, लेकिन वो नेचुरल कंपाउंड थे, ये आर्टिफिशियल है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं कंटेनिंग SO3H, मतलब सल्फोनिक एसिड है और कुछ नहीं है, पर लॉन्ग चेन कार्बन एसिड के सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अगर वो भी सोडियम सॉल्ट हो जाते तो उसको फिर आप डिटर्जेंट कहते थे। सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड्स आर डिटर्जेंट ना, है यस और नो? हाँ, तो उसके जैसा ही है, ये सिंथेटिक रेजिन्स है। ठीक है, और अभी इसमें क्या होएगा कि प्योर डीमिनरलाइज्ड और डी आयोनाइज्ड वाटर इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग वाटर सक्सेसिवली थ्रू कटायन एक्सचेंजर। ओके, तो इन द फॉर्म ऑफ H+, मतलब वो H+ देगा, पानी में H+ डालेगा और एनायन को एक्सचेंज करते वक्त वो OH- डालेगा। तो इस तरह से पानी के भी जो pH रहता है वो बना रहता है, मतलब H+ OH दोनों रिलीज़ कर रहा है, और उसके बदले में जो कटायन रहेगा पानी के अंदर कैल्शियम वगैरह, वो उसको धर लेगा, उसको अपने पास खींच लेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो, देखो ये पाउडर जैसा आपको दिख रहा होगा, ये सिंथेटिक रेजिन है, और इस तरह के रेजिन जो है वो आपके एक्वागार्ड वगैरह में यूज़ होते हैं। ठीक है, और जब वो यूज्ड अप हो जाते हैं तो उसको वापस से रीजनरेट भी मतलब किया जाता है, या तो फिर आप नया दूसरा भी आप लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये पूरा लार्ज स्केल के अंदर आपको यहाँ पर एक प्लांट दिख रहा है। ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, NCERT में नहीं है, तो डोंट वरी, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, खाली आपके जानकारी के लिए। यहाँ से हार्ड वाटर डालोगे, यहाँ से सॉफ्ट वाटर आएगा, इधर से आलू डालोगे, इधर सोना बाहर आएगा। ठीक है ना, समझ गए ना? तो डायरेक्टली देखो यहाँ से यहाँ ऐसे नहीं जाता है, वो इधर से होके अंदर पूरा होके यहाँ से ट्रांसफ़र होके जा रहा है। ठीक है, तो इसमें ब्राइन का भी इसमें एक अपना एक रोल होता है, क्योंकि ब्राइन के ज़रिए ही वो सोडियम लेके जाता है। ठीक है, और वापस से जब उधर रिटर्न आएगा तो कैल्शियम वगैरह उसको दे देगा। तो अभी पूरा डिटेल प्रोसेस अपने को करने की ज़रूरत नहीं है, आप खाली नटशेल में इतना याद रख लो कि सिंथेटिक रेजिन का इस्तेमाल क्या करने के लिए होता है, भूत बबूत करने के लिए नहीं। किसके लिए यूज़ होता है वो? हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए। कौन सी हार्डनेस निकालता है, टेम्पररी वाली कि टाइम बिंग के लिए जो रहती है वो? सर दोनों में से एक भी नहीं, परमानेंट हार्डनेस को निकालने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये मेथड बेस्ट मेथड है। आपको प्योर डीमिनरलाइज वाटर चाहिए तो सिंथेटिक रेजिन मेथड बेस्ट है, जियोलाइट से भी अच्छी है, लेकिन जियोलाइट नेचुरल कंपाउंड्स है। ठीक है, सो ये आपका हो गया क्या बोलते हैं, वाटर के बारे में मैंने आपको काफ़ी बताया। अभी उसका आखिरी टॉपिक, दैट इज़ हैवी वाटर। हैवी वाटर मतलब कुछ नहीं, D2O है। यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह आपने ड्यूटेरियम यूज़ किया है, और ट्रीटियम अगर होता T2O होता तो उसको हम कहते हैं वेरी हैवी वाटर। सो वेरी हैवी वाटर इज़ T2O, एंड हैवी वाटर अगर आपको पूछा है तो सिर्फ D2O ही है। ना तो कई बच्चे बोलते हैं D2O T2O बोथ आर हैवी, नहीं नहीं, T2O इज़ हैवी से भी हैवी, इसके लिए उसको वेरी हैवी वाटर बोलते हैं। और D2O जो है उसको आप क्या बोलोगे, हैवी वाटर। ठीक है, तो ये कैसे क्या काम करता है, तो इट इज़ यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको कम करने के लिए हैवी वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा इट इज़ यूज्ड फॉर स्टडिंग द रिएक्शन मैकेनिज्म। स्मार्ट बच्चों को याद रहेगा, रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक, ये वर्ड हमने कई बार यूज़ किया है मैकेनिज़म्स को समझने के लिए। तो क्योंकि रेडियो एक्टिव इसके लिए इसका D2O वाला मेथड हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर प्रिपेयर्ड बाय एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर आप जब करते हो, मतलब वाटर के अंदर मेजॉरिटी वाटर जब पूरा यूज़ होता है, H2O चला जाता है, फिर जो बचा वो D2O है, बराबर है। तो D2O जो रहेगा वो जब आप यूज़ करोगे तो मतलब H2O जब सारा चला जाएगा तो बचा रहेगा वो क्या रहेगा, D2O रहेगा ज़्यादातर, मतलब। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस के ज़रिए भी आप उसको पा सकते हो। अभी यहाँ पर मैंने कुछ 3 रिएक्शन लिए, डिट्टो सेम है, कैल्शियम कार्बाइड, SO3, एल्यूमिनियम कार्बाइड, ये सारे रिएक्शन आप कर चुके हो हाइड्रोलिसिस का, राइट। लेकिन इंस्टेड ऑफ वाटर, मतलब इंस्टेड ऑफ वाटर आई एम यूजिंग नाउ हैवी वाटर। सो मीथेन में क्या मिलता है हमें, मीथेन कैसा मिलता है, CH4 मिलता था, उसकी जगह पे CD4 मिलेगा। ठीक है, SO3 डालते थे आप तो क्या मिलता था, H2SO4। अब H2SO4 की जगह पे D2SO4 मिलेगा। कैल्शियम कार्बाइड लेते तो आपको एसिटाइलिन मिलता था, है ना, C2H2 मिलता था, उसकी जगह पे अभी C2D2 मिलेगा। मतलब अपन हाइड्रोजन की जगह पे अभी D2O डाला है तो D2O ही मिलेगा, मतलब D ही मिलेगा ना, जैसी करनी ऐसी भरनी, है ना। तो चलिए, ये हो गया आपका, ये आखिरी टॉपिक था
एंड आई गेस दैट्स द एंड ऑफ द स्लाइड शो. ओके, सो दिस वाज फॉर द वाटर के अंदर इतना ही है. अभी दूसरे जो 2 टॉपिक अपने बाकी रहे हैं, हाइड्रोजन एंड हाइड्राइड और H2O2, उसके साथ मुलाकात होगी अगले लेक्चर के अंदर. तो आज के लिए केवल इतना ही. दैट्स ऑल फॉर द डे. पुन्हा एकदा भेटूया. बाय बाय रेटा, फिर मुलाकात होगी. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.